कहा कि शायद इंदिरा गांधी को गोली मार दी गई। ज्ञानी जी भी बाहर थे, राजीव भी नहीं था। हाँ, और ज्ञानी जी वहाँ आए, उनके ऊपर पत्थर चला उनके काफिले पे। मैं वन ऑफ द फर्स्ट पर्सन जो कह सकता हूँ कि मिसेस गांधी की जो बॉडी निकली, मैंने उसको कवर किया फोटो में, वो था जी। तब तक उनकी जैसे बॉडी निकली तब तक हमें खबर आई कि साउथ एक्स में वहाँ कुछ मिठाइयाँ बटी, ओके, और वहाँ हंगामा हो रहा है। देखा जगह जगह जो भी सिख लोग थे उनकी जो दुकानें थी या उनके नुकसान हो रहा था, हाँ, उनको जला दिया, ये कर दिया। मतलब उनका नाम पिस्तौल सिंह था, तो अच्छा, मतलब वैसे भी दुबले पतले लंबे से आदमी, सरदार, हाँ सरदार थे वो। तो भाई साहब ने कहा क्या हो गया, तुम लोग क्या कर रहे हो, क्यों जमा हो रहे हो? तो बोले जी हमें कहा गया कि हिंदू मॉब आ रहा है और इधर लोग जमा हो रहे हैं कि सिख आ रहे हैं। तो देखो ये कहीं ना कहीं ये माहौल बन गया, इसी में झगड़ा हो जाएगा, फिर लोग हटे। तो लकली वो जो एरिया था वो बच भी गया। गवर्नमेंट का उस समय फेलियर हो गया उस पर, मतलब ये था कि कोई गवर्नमेंट थी नहीं, और चारों तरफ से खबरें आने लगी कि अटैक्स हो रहे हैं। अच्छा, एक एलिमेंट तो था ही, सही, जो खून का बदला खून से लेके वो करने वाले लोग थे। कनॉट प्लेस में यही हालत था, मतलब सेकंड डे में जो देखा कनॉट प्लेस में जगह जगह आग लग गई। उसके जो टैक्सियों के में लगी, पुलबंगश पे गुरुद्वारे पे हमला हुआ, मैं वहाँ भी गया, मैंने वो देखा। लोगों को जिस तरह से जलाया गया वो भी हमने देखा। ये भी देखा कि पुलिस वाले लगे हैं, गोली भी चलाई। मैंने उल्टा कवरेज किया है कि जहाँ बेचारा एक इंस्पेक्टर गोली चला दी उसने बिना ऑर्डर के। ये ठीक है कि मारा, ये गुस्सा होगा। यदि आप मुझसे पूछो, मैं जर्नलिस्ट हूँ, मगर ये बात हमें भी हजम नहीं हो रही थी कि यार उनके सिक्योरिटी वाले ने मार दिया। मतलब ये तो थोड़ा अजीब लगता है ना कि भाई वो क्यों कर रहा था। मेरे घर वाले बड़े परेशान रहते थे क्योंकि वहाँ उस समय बसों से उतार के मारा भी गया नॉन सिखों को, हर जगह अटैक्स हो रहे थे। तो एक माहौल तो क्रिएट था, एंटी सिख एंटी हिंदू पंजाब में, और एंटी सिख अफरा तफरी बनाई गई थी। तो ये मेरे को ऑलवेज लगता है कि देखिए ये पॉलिटिकल लोगों का खेल, ये अपने बेनिफिट के लिए हर समय करते हैं। आज भी आप देखोगे तो यही हो रहा है। मुझे कोई पॉलिटिशियन बड़ा नहीं कहीं दिखा, छुटपुट होगा जिसको हम जानते नहीं, मगर जैसे ये नाम है ना, लोग कहते हैं भाई जगदीश शाइटला का लोगों ने नाम लिया, सज्जन कुमार का लिया, इन लोगों को हमने कहीं नहीं देखा। उल्टा मेरे पिक्चर में एक आध जगह ऐसा भी है कि वो वहां पे दिखे, तीन मूर्ति में वो लोग पिक्चर में है, क्योंकि मैं तीन मूर्ति में बीच बीच में कवर किया। वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर था हमारे लिए। और जहाँ थे तो मेरे ऑफिस में भी सिख लोग थे, उनको भी हम लोगों ने बड़े प्रोटेक्शन में रखा कि नहीं यार ऐसे मत जाओ, ये मत करो। तो वो तो अपनी जगह है बात। तो मगर उसके बाद धीरे धीरे नॉर्मल हो गया। इट टेक्स टाइम, क्योंकि जहाँ पे लोग भागते हैं उस तरफ हम भागते हैं। ये पत्रकार का काम है, आप ध्यान दो। कभी कभी ये भी लगता था, हम जो घर वाले हमारे ज्यादा डरे रहते थे, यार क्यों जाते हो, कोई गोली चला देगा, वहाँ कोई पूछने वाला तो है ही नहीं। तो हम लोगों ने बाबा संता सिंह को अप्रोच किया। तो हमने कहा साहब, बाबा साहब ये तो कोई बात ही नहीं है, आपकी फोटो नहीं खींचेगी तो की फायदा होगा। वो कोई गल नहीं, बोलो की करना है, मैं थोड़े साथ चलिए ऐसी, हाँ आ जा। मेरी जीप में बैठ जा। जब संत लोंगोवाल को मारा तो मैं वहां भी गया था, मैं लोंगोवाल गया था, उनके क्रिमेशन में भी गया था। तो मैंने वो भी कवर किया। मेरा जवान मिला होता गोली मार देता, यू नो द ऑर्डर। मैं सर ऐसा है, गोली मार देता तो मर जाते। अब तो आपके सामने है, अब आप तय कर लो हमें गोली मारना है कि रखना है। पीएनओ मीडिया ग्रुप ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ। ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਸੁਖਨੈਬ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 1984 ਚ ਹੋਈਆਂ। ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਾਲ 84 ਚ, ਕਿਹੜਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਰੋਇਆ ਸਾਲ 84 ਚ। ਉਦੋਂ ਦੇ ਕੁਝ ਗਵਾਹ ਨੇ, ਕੁਝ ਉਹ ਗਵਾਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਤੇ ਇੱਕ ਐਸੇ ਗਵਾਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹਸਤੀ ਹੈ, ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਥੰਮ ਨੇ। ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਨੇ ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜੋ 1984 ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰਿਆ। SM ਸਿਨਹਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਵੱਡੀ ਹਸਤੀ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਜਰਨਲਿਸਟ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਿਜੇਵਾੜਾ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਿਨਹਾ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਗਤ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ।
ਸੋ ਮੇਰਾ ਸੁਭਾਗ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਗੱਲ तो और ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਸਾਡੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾਪਣ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਬਿਲਕੁਲ। ਖੈਰ, ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ 1984, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਜੋ ਕੁਝ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊਰਿੰਗ 84 ਹੋਇਆ ਉਹ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਕੀ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸੀ? ਦੇਖੋ 84 ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਤਾਂ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿਲੀਟੈਂਸੀ ਵੀ ਕਵਰ ਕੀਤੀ। ਓਕੇ। ਫਰਮ 80 ਔਨਵਰਡ। ਜੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਉਹ ਆਪਣਾ गोल्डन टेम्पल से पहले अपनी जगह नानक, हाँ नानक निवास, हाँ नॉट नानक निवास, उसके पहले भी चौक मेहता, हाँ चौक मेहता वाले पे ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ, ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਤब ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਆਇਆ, ਉਧਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਐਜ਼ ਅ ਜਰਨਲਿਸਟ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੀ ਪਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਜੇ ਉਦੋਂ ਦੇਖਿਆ? ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੱਸੀਏ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ, ਐਜ਼ ਅ ਸੰਤ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਐਜ਼ ਅ ਜਰਨਲਿਸਟ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਫੋਟੋ ਜਰਨਲਿਸਟ। सही हिंदुस्तान टाइम्स से मैं जुड़िया हुआ सी, बड़ा अखबार सीगा। और 80 में इन्हें ना तो टीवी चैनल सीगे ना इन्हें अखबार सीगे, तो बड़े लिमिटेड सारी चीज़ें सी। तो असी जब भी दिल्ली से जाते थे कवर करने वास्ते, एक दो दिन रहे वापस आ गए, तो सानू ये लगता थी ठीक है एक अपना है आदमी और अपनी फीलिंग है। तो वो बढ़ते बढ़ते वो जब मिलिटेंसी में पहुँच गई, तो असी वो भी देखा कि जब वो वहाँ गोल्डन टेम्पल पे बैठ गया उन्होंने साथ सारे लोग, बट पर्सनली आई मतलब ये मैं कह सकता कि वो बड़े मतलब ठीक ठाक, मुझे कोई वैसा नहीं, उनको देख के कभी डर नहीं लगा। ओके। हाँ मतलब उनसे बात करने वास्ते सब ठीक सीगा, कुछ भी कह दो कोई दिक्कत नहीं। मैं एक छोटा सा इंस्टेंस बता रहा था जी, मतलब बहुतों को आश्चर्य होता है ये गल। मैं और मेरा एक रिपोर्टर सीगा, ओके, तो गए असी गोल्डन टेंपल विच, असी बैठे हुए सी, वो उत्थे बैठे सी हो, तो मैं तो कुछ पीता नहीं हूँ सिगरेट विगरेट, वो बड़ा चैन स्मोकर सीगा। अब उससे थोड़ी देर हो गई तो उसे दिक्कत होने लगी, अब वो मुझे धक्का दे रहा, चले यार चले बाहर चले। साउथ इंडियन था वो, ओके, तो वो थोड़ी लैंग्वेज की भी इशू थी, तो मेरे बिना वो जाएगा नहीं, तो वो मुझे बार बार कह रहा, तो संत जी की नज़र पड़ गई भिंडरांवाला जी की, उन्होंने देखा वो की हो गया, तो मेरे को रहा नहीं गया, मैं क्या संत जी सिगरेट पीते हो, जा तो बाहर जाने लगे, बाहर निकल। तो मतलब ऐसा नहीं है कि वो एकदम इस बात पे कोई, बाद में मेरा आफ्टर स्मोकिंग ही विल बैक, हाँ फिर कर करा के हम आ गए अंदर, तो मतलब कोई वो लगा नहीं कभी भी जी कि ऐसा कुछ है। जो दिल्ली में हुआ, प्राइम मिनिस्टर का मर्डर हुआ, वो भी कवर किया आपने? हाँ, मैं बताऊं आपको, जैसे मैं उस समय दिल्ली के पुलिस हेडक्वार्टर में, वहाँ दिल्ली गवर्नमेंट का भी ऑफिस है उस बिल्डिंग में, ITO पे, मैं वहाँ बैठा था किन्हीं के पास, वहीं कोई आया, उसने खबर करी, उन दोनों मतलब कम्युनिकेशन तो इतना फोन होता नहीं था, ये फोन तो थे ही नहीं, कहा कि शायद इंदिरा गांधी को गोली मार दी गई। सुनते ही मैं भागा वहाँ से, अपने ऑफिस गया, वहाँ से खबर कनॉट प्लेस में हमारा ऑफिस था, बड़ी जल्दी मिल गई, तुरंत हम लोग भाग के, खास करके मैं एम्स पहुंच गया। ओके। और मतलब वन ऑफ द फर्स्ट जो हम लोग जर्नलिस्टों का ग्रुप था, उसमें मैं भी था, जो एम्स हम लोग पहुंच गए। वहाँ तब तक मतलब इतनी भीड़ भाड़ नहीं हुई थी, बट हाँ चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल सीखा वहाँ पे। ओके। उसके बाद हम लोग वहीं जमे रहे, खबरें आ रही थी कि इंदिरा जी को गोली लग गई है, उनका अंदर चल रहा है, ऑपरेशन चल रहा है, तो हम लोग भी वेट करते रहे। फिर डेथ की बात आ गई। मेडिकल बुलेटिन कब जारी हुआ? मेडिकल बुलेटिन कब? मेडिकल बुलेटिन थोड़ा लेट उन्होंने जारी किया। इस बीच में क्योंकि पॉलिटिकल खबरें ये थी कि भाई कोई था नहीं, ज्ञानी जी भी बाहर थे, राजीव भी नहीं था। हाँ, तो राजीव भी नहीं थे और उनके भी और लोगों को भी दिक्कत थी, क्या होगा, प्रेसिडेंट भी नहीं है। तो ज्ञानी जी आए जी, और ज्ञानी जी वहाँ आए, उनके ऊपर पत्थर चला, उनके काफिले पे, ये हमने सुना, मतलब देखा नहीं मैंने, उनके काफिले पे किसी ने पत्थर फेंका, लोग कहते हैं। तो क्योंकि तब तक ये फैल चुका था कि साहब किसी सिख, उनके सिक्योरिटी गार्ड ने मारा, तो एक वो एक फील था कहीं भी। आए और फिर चले गए वो, तो
उसके बाद करीब 1-2 घंटे बाद समझो, जी लेट नाइट हो गया था, मिसेस गांधी की बॉडी निकली। तो मैं वन ऑफ द फर्स्ट पर्सन जो कह सकता हूँ कि मिसेस गांधी की जो बॉडी निकली, मैंने उसको कवर किया फोटो में, और मेरी फोटो वो HT में भी छपी और विदेशों में भी बड़ी छपी, तो वो अपना एक अलग है। तो वो पहला इंस्टांस वो था जी। तब तक उनकी जैसे बॉडी निकली तब तक हमें खबर आई कि साउथ एक्स में वहाँ कुछ मिठाइयाँ बटी, ओके, और वहाँ हंगामा हो रहा है। हम भागे वहाँ तब तक ऐसा टेंशन नहीं हुआ था, बट ये खबर वहाँ हो रही थी। कुछ लोगों ने बताया कि साहब ये लोगों ने बांटा, हमारे सामने तो नहीं बांटा, कुछ लोगों ने बांटा। और उसके बाद से जब हम ऑफिस पहुंचे जी, तब तक वहाँ मॉब वॉब हो रहा था, क्योंकि हमें कवरेज अपनी ऑफिस में भी देना था। जी जी, सेम डे होना, रात हो रही थी, लेट हो रहा था। प्रॉब्लम ये भी होने ना कि दैट टाइम तो रोल होते थे। हाँ, वो तो उसको प्रोसेस करना है, प्रोसेस करके उसको। वो ब्लैक एंड व्हाइट किया था आपने? उस समय वो ब्लैक एंड व्हाइट ही होते थे, उस समय कलर का चला। तो चलो उसी हाँ, उस सबको डार्क रूम में छपना था। तो भाग के, क्योंकि मिसेस गांधी की पिक्चर ज्यादा इंपॉर्टेंट थी हमारे लिए, तो हम लोग वहाँ ऑफिस पहुंचे, दूसरे को भेजा कि भाई जाओ वहाँ देखो क्या कुछ हो रहा है। और अपना जब तक मैंने फोटो दी तब तक खबर आई कि हंगामा शुरू हो गया दिल्ली में, और उसके बाद करीब रात के मैं 11-12-1 बजे तक लगा रहा। 1-2 जगह भी हम भी गए देखने, जगह जगह मतलब ये मॉब कलेक्शन, हंगामा ये, बट इतना ज़्यादा नहीं था, वो चल रहा था वो पोजीशन में। 31st नाइट, तो नेक्स्ट डे, हाँ, तो अगले दिन सुबह November 1, मुझे याद है कि सुबह जब निकले, उस दिन रात में भी जब मैं जा रहा था, करीब 1 बजे होगा, तो टेंशन पूरे शहर में दिख रहा था कि एक टेंशन है, मगर इतना ज़्यादा वो टेंशन बढ़ा नहीं। मैं पहुंचा हूँ घर, अगले दिन सुबह खबर मिली कि ये तो पूरे शहर में हंगामा शुरू हो गया। तो हम लोग सुबह से निकल के भागे कवरेज के लिए, और जब हमने देखा जगह जगह जो भी सिख लोग थे, उनकी जो दुकानें थी या उनके नुकसान हो रहा था, हाँ, उनको जला दिया, ये कर दिया, मतलब दोनों तरह के लोग थे। मैं ये बता दूं आपको, मैं जहाँ रहता था वो सरकारी कॉलोनी थी जी, उसमें मैं रहता था। उसके बगल में एक ट्रक रिपेयरिंग का बहुत बड़ा एरिया था, गुलाबी बाग एरिया था वो जी। तो उसमें ज़्यादातर सिख लोग थे। ट्रकिंग में सिख बहुत ज़्यादा, हाँ, वो सब ट्रक से रिलेटेड तो सिख थे। तो वहाँ भी टेंशन हो गई। तो मेरे घर में मेरे बड़े ब्रदर दिल्ली गवर्नमेंट में थे, तो वो लोग भी वहाँ 2-4 लोग जमा होके उनके पास गए। तो एक थे वहाँ पे जो उनके नेता थे, वैसे क्योंकि हम लोग वहीं रहते थे तो पहचानते थे। उनका नाम पिस्तौल सिंह था, तो वो तो वैसे भी दुबले पतले लंबे से आदमी, सरदार, हाँ सरदार थे वो। तो भाई साहब ने कहा क्या हो गया, तुम लोग क्या कर रहे हो, क्यों जमा हो रहे हो? तो बोले जी हमें कहा गया कि हिंदू मॉब आ रहा है और इधर लोग जमा हो रहे हैं कि सिख आ रहे हैं। तो देखो ये कहीं ना कहीं ये माहौल बन गया। सही। फिर भाई साहब और कुछ लोग 10-12 लोग थे सेंसिबल, उन्होंने दोनों तरफ कहा कि भाई ना तो वो आ रहा है ना तुम आ रहा है, वो डर के वहां खड़ा है तुम यहाँ खड़े हो, इसी में झगड़ा हो जाएगा। फिर लोग हटे। तो लकली वो जो एरिया था वो बच गया। ये एक फायदा। मैं भी जब पहुंचा तो ये भी खबर मिली मुझे। मेरे साथ में पीछे एक सरदार साहब और रहते थे, हमारे दोस्त भी थे, वो उनकी वाइफ गवर्नमेंट में थी, वो बैंक में मैनेजर थे, वो भी परेशान। फिर हम लोगों ने उनको कहा आप चिंता नहीं करो, जो आपको ज़रूरत हो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे और आप कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है और यहाँ कोई आपको उम्मीद है नहीं होगा। और वो रहा भी। अगले दिन सुबह जब दिल्ली में तो एक तरह से पूरी तरह दंगे हो गए, क्योंकि गवर्नमेंट का उस समय फेलियर हो गया उस दिन। मतलब ये था कि कोई गवर्नमेंट थी नहीं सही तब तक, क्योंकि पॉलिटिकल ये इतना चला और जो गवर्नमेंट थी वो एकदम ही ऐसी हो गई कि कुछ नहीं कर पाई। और तब तक मिसेस गांधी की भी बॉडी निकल के उनके घर गई और फिर वहाँ से 3 मूर्ति पे रखा गया उसको। सही। वहाँ पे भी लोग जमा हो गए। और तब तक ये, क्योंकि ये बातें इतनी फैल गई और मैंने कहा ना इस तरह के जो रात में टेंशन हुए एरिया में जी, उसने ही वो माहौल एकदम गर्म कर दिया। और चारों तरफ से खबरें आने लगी कि अटैक्स हो रहे हैं,
जगह जगह ये हो रहा है। मैं जो जाता था अपने एरिया में कनॉट प्लेस से, तो उस एरिया में भी टायर्स की दुकानें थी, वो भी बहुत लोग सिख लोग हैं फिल्मिस्तान के पास, उनका जी। वो ज़्यादातर जो रिफ्यूजीज आए थे उनको उस एरिया में दिया था सही। पहले, तो उनका है जगह। उस सब पे किसी ने आग लगा दिया, तो वो टायर तो फिर जलने लगे, तो आप सोचो ना पूरा लाइन से ही जलने लगा। तो फिर तो दिल्ली में चारों तरफ 3 दिन ऐसा ही रहा। लॉ एंड ऑर्डर वाज वेरी बैड। मतलब मुझे अभी भी याद है, ये अपनी त्रिलोकपुरी में जी पूरी एक वो आपके मेरे ख्याल से तरखान लोग थे, या मतलब जो वो वाला क्लास था ना, सिखों में भी होता है ना, जो लो कास्ट के जो क्लास था, उनकी कोई गली थी। हमें खबर आई कि साहब वहाँ पे रात में उसी दिन की बात है, वहाँ पे काफ़ी कत्लेआम हो गया, मतलब मार दिया लोगों को। कोई जाने को राजी नहीं था। मैं निकला अपनी ऑफिस की गाड़ी लेके, गया उस एरिया में, बुरी हालत थी। मैंने देखा, वो कवर नहीं कर पाया क्योंकि रात का अंधेरा था, वो रात के 11-12 बजे की बात थी, और चारों तरफ अंधेरा, और उसमें बच्चे और लेडीज मिले, साहब हमें गाड़ी में बिठा के ले चलो। मैंने कहा ये तो मैं कर नहीं सकता, क्योंकि देखो मैं एक बात मानता हूँ कि मैं एज ए पत्रकार हूँ, मैं उस समय इस काम में लग जाऊंगा तो मैं पत्रकारिता नहीं करूँगा। तो मैंने, मगर हालात थे क्योंकि जगह जगह लोग रोक के देख भी रहे थे। सही। और मेरी भी दाढ़ी थी, लंबी चौड़ी दाढ़ी में रखता था शुरू से। तो एक जीप थी जिसमें हम लोग ऑफिस की, मैं चल रहा था, तो इतनी शक्ल दिखे तो लोगों को लगे कोई सरदार आ गया। आपकी गाड़ी भी रोकते थे, फिर हम कहते थे नहीं भाई। तो उसका असर तो था ही। तो कवर आप इसलिए नहीं कर सके कि आपके पास नहीं इक्विपमेंट था, सब था, ओके, उसमें कोई रोक नहीं थी, बट वो सिचुएशन वहां ऐसी थी ना, एकदम अंधेरा। हम वही मैं कह रहा हूँ ना कि आज तो कैमरा बहुत बढ़िया आ गए हैं, अब तो क्वालिटी हो गई ना, उस समय तो लिमिटेशंस थी उस अंधेरे में, क्योंकि वो लाइट नहीं थी उस एरिया में पूरा, तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, फोकस करने की भी दिक्कत रही। हाँ, हर चीज की प्रॉब्लम थी, इसलिए वो, मगर मैंने तुरंत आके, मैं पुलिस हेडक्वार्टर गया, मैं रुका अपने ऑफिस आते हुए, वहाँ जो एडिशनल कमिश्नर एक थे उनको मैंने कहा, मैं बड़ा एजिटेटेड था, मतलब गुस्से में था। वो मुझसे बोले अच्छा बैठ के तुम चाय पानी पी लो, क्यों है कुछ? मैंने कहा यार आप हद कर रहे हो, लोग मर रहे हो और आप लोग कुछ कर नहीं पा रहे। चाय की बात कर रहे हो? हाँ, तो क्या लगा नहीं, वो भी सरदार जी थे, ऐसे करना चाहिए, और एक और थे, दो थे हमारे यहाँ। और मैंने कहा आप लोग कुछ करो। ये बात पुलिसमैन है? हाँ, पुलिस में थे दोनों, टॉप ऑफिसर, हाँ टॉप लोग में थे। मगर उनको ये लगा, वो कहने लगे जी हम जो कोशिश कर रहे हैं, हमारे पास जितनी फोर्स है हम कर रहे हैं। बाद में उन्होंने बताया, अगले दिन फिर बात भी की उन्होंने हमसे, मगर उस समय एजिटेशन में मैंने शायद उनको बहुत सारी बातें कह दी थी गुस्से में, वो तो है। और मैं बैठा नहीं, मैं तो फिर अपने ऑफिस भागा, क्योंकि मुझे जल्दी थी। मैंने कहा भाई ये काम करूँ, ये ज्यादा अच्छा है। तो ये हालात देखे उस दिन हमने। उसके बाद तो अगले दिन भी पूरे दिल्ली में, तब तक फिर आर्मी को, क्योंकि मिसेस गांधी की जो बॉडी थी वहां भी हो रहा था। अच्छा, एक एलिमेंट तो था ही, सही, जो खून का बदला खून से लेंगे, वो करने वाले लोग थे, वो उसको बढ़ाने में लगे हुए थे, तो वो अपना कोशिश कर रहे थे। फिर उसके बाद जब गए अगले दिन, कनॉट प्लेस में यही हालत था, मतलब सेकंड डे में जो देखा, कनॉट प्लेस में जगह जगह आग लग गई। उसके जो टैक्सियों के में लगी, मेरीना होटल था उसमें लगा, वो सब कवर किया। पुलबंगश पे गुरुद्वारे पे हमला हुआ, मैं वहाँ भी गया, मैंने वो देखा, लोगों को जिस तरह से जलाया गया वो भी हमने देखा। ये भी देखा कि पुलिस वाले लगे हैं, गोली भी चलाई। मैंने उल्टा कवरेज किया है कि जहाँ बेचारा एक इंस्पेक्टर गोली चला दी उसने बिना ऑर्डर के, रोकने के लिए, मगर वो क्राउड इतना था वो 4 आदमी रोक नहीं पा रहे थे। तो ये उस समय का माहौल देख रहे थे हम लोग। मगर तीसरे दिन के बाद स्लोली, बिकॉज आर्मी को बुला लिया गया, आर्मी के आते ही फिर काफ़ी कंट्रोल हो गया इसको। तो मुझे ये एक अच्छा लगा कि कम से कम आर्मी आई शहर में जी। छुटपुट एक आध घटनाएं हुई फिर भी, मगर मोटा मोटा जो 2 दिन का बहुत बुरा दौर था वो खत्म हो गया। सर, जब 84 हुआ तब भी, जब 47 हुआ तब भी,
एक दूसरे के दुश्मन बनकर हम जो गुआंढी है, जो नेबर्स हैं, वो खड़े हो गए। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके लिए आप एज ए जर्नलिस्ट क्या सोचते हो, क्या होता है, मनोदिशा कैसी होती है लोगों देखिए, की? मैंने उस दिन भी जो देखा, ये ठीक है कि मारा ये गुस्सा होगा, यदि आप मुझसे पूछो, मैं जर्नलिस्ट हूँ, मगर ये बात हमें भी हजम नहीं हो रही थी कि यार उनके सिक्योरिटी वाले ने मार दिया। मतलब ये तो थोड़ा अजीब लगता है ना कि भाई वो क्यों कर रहा था। अच्छा, उस बीच में जो पीछे पंजाब में चला है टेररिज्म में, आपने एक नोट किया होगा, क्योंकि मैं भी ट्रेवल करता था, मेरे घर वाले बड़े परेशान रहते थे, क्योंकि वहाँ उस समय बसों से उतार के मारा भी गया नॉन सिखों को, हर जगह अटैक्स हो रहे थे, तो एक माहौल तो क्रिएट था, एंटी सिख, एंटी हिंदू पंजाब में, और एंटी सिख अफरा तफरी बनाई गई थी। तो ये मेरे को ऑलवेज लगता है कि देखिए ये पॉलिटिकल लोगों का खेल, ये अपने बेनिफिट के लिए हर समय करते हैं। आज भी आप देखोगे तो यही हो रहा है। बिल्कुल सर, बढ़ाया यही जाता है। एक बात और बताएं कि जब आपने कवर किया, किसी पॉलिटिशियन को, छोटे और बड़े को देखा कि वो देखिए, मैं आपको सही बता रहा हूँ, मैं बहुत घूमा, मतलब काफी ज्यादा, 3 दिन में रोड पे ही रहा, मतलब एक तरह से मोटा मोटा। ऑफिस आते थे तो बस उसी हालात में आते थे कि अपनी पिक्चर्स सबमिट करनी है और ऑफिस का देखना है कुछ है। तो मुझे कोई पॉलिटिशियन बड़ा नहीं कहीं दिखा, छुटपुट होगा जिसको हम जानते नहीं, मगर जैसे ये नाम है ना, लोग कहते हैं भाई जगदीश शाइटला का लोगों ने नाम लिया, सज्जन कुमार का लिया, इन लोगों को हमने कहीं नहीं देखा। उल्टा मेरे पिक्चर में एक आध जगह ऐसा भी है कि वो वहां पे दिखे, तीन मूर्ति में, तीन मूर्ति में वो लोग पिक्चर में है, क्योंकि मैं तीन मूर्ति में बीच बीच में कवर किया, वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर था हमारे लिए। वहां पे अफरा तफरी हुई, वो भी मैंने देखा, लोग दब गए वो गेट पे, वो भी हालात देखे थे। तो बाहर मैंने कहीं भी, क्योंकि मैं बहुत जगह गया, मुझे कोई डायरेक्ट पॉलिटिकल लीडर मुझे नहीं दिखा। सुना जरूर हमने कि है लोग इन्वॉल्व। तो दिल्ली को नॉर्मल होने में कितना टाइम लगा तब? देखिए, मुझे लगता है 3rd डे के बाद से, आर्मी के आने के बाद से, आर्मी ने पूरा फिर कंट्रोल कर लिया, उसने बड़ी तेजी से कंट्रोल किया और चीजें नॉर्मलाइज होने लगी। मतलब वो ठीक है, कर्फ्यू लगा, कर्फ्यू रहा, और उन्होंने ऐसा कर दिया कि फिर कोई इंसिडेंट नहीं हो रहा था, इंसिडेंट शांत हो गए एकदम। तो उसका एक असर हुआ और वो धीरे धीरे कर्फ्यू भी हटे, लोग भी नॉर्मल लाइफ में आए। और जहाँ थे, तो मेरे ऑफिस में भी सिख लोग थे, उनको भी हम लोगों ने बड़े प्रोटेक्शन में रखा कि नहीं यार ऐसे मत जाओ, ये मत करो। तो वो तो अपनी जगह है बात। तो मगर उसके बाद धीरे धीरे नॉर्मल हो गया। इट टेक्स टाइम, क्योंकि कोई भी बड़ी चीज़ होती है तो एकदम एक दिन में तो होगा नहीं, तो वो टाइम लगा, मगर उसके बाद कंट्रोल हो गया वो। सिन्हा साहब, आप पंजाब भी जाते रहे, पहले भी आफ्टर 84 भी जाते रहे, तो कैसी सिचुएशन रही आपकी जब आप उधर जाते थे? तो कभी कभार आपको मिलिटेंट मिले, आपको डर लगा या कुछ ऐसा? देखिए, ऐसा है, डर तो नहीं लगता है, क्योंकि हम लोग जिस प्रोफेशन में उसमें यदि हम डर गए तो काम बंद हो जाएगा, फिर तो हम काम कर ही नहीं सकते। तो हमारा तो काम ही है कि जहाँ पे लोग भागते हैं उस तरफ हम भागते हैं। ये पत्रकार का काम है, आप ध्यान दो कभी भी। तो हमें उस बात से डरने के बाद तो फिर घर बैठ जाते हैं हम। मिलने को जो कहते हैं, मतलब डायरेक्ट कोई ऐसा बड़ा मिलिटेंट तो हमें नहीं मिला कि रोकने उसने हमें कुछ रोका हो, बट गोल्डन टेम्पल में बहुत मिले। और उसमें एक छोटा सा आपको किस्सा बताता हूँ पहले का जी। एक यंग, मेरे ख्याल से वो 18-19 साल 20 साल का बच्चा रहा होगा, तो खड़ाकू कहते थे ना उनको, वो अपना लगाए हुए क्लास्कोप है और वो अपना घूमते रहते थे, वहाँ कॉमन था। अच्छा, हम लोग भी जाके वही बैठे रहते थे। तो हमें जब भूख लग जाती थी तो बाहर कौन जाए, वहाँ पे कड़ा प्रसाद खरीदा, 10 रुपए का मिलता था, प्रसाद दे बैठ के प्रसाद देकर क्या वैसे ही खा लिया भाई, पेट भरने के लिए। और सरोवर के किनारे बैठे, ऊपर नहीं गए। तो वो बैठ गया मेरे साथ आके, मिलता ही था रोज, पहचानने लगे थे वो लोग हमें कि हम लोग आते हैं सन जी के पास जाते हैं, तो वो तो था। तो पूछने लगा आप कहाँ से हो, क्या हो? मैंने ये पूछा क्या हो गया? नहीं जी वैसे ही। मैंने कहा मैं दिल्ली से, हिंदुस्तान टाइम्स से हूँ, ये है। बोला जी वो तो पता है, वैसे आप कहाँ, दिल्ली का ही हो? मैं कहा नहीं, मैं बिहार से हूँ। ओहो अच्छा अच्छा अच्छा। फिर बोला जी एक बात बताऊँ मैं कहा बताओ भाई, मैं भी पूछना चाह रहा हूँ तुमसे
बुरा नहीं माना तो मैं पूछूं तू क्या करने आ गया, मतलब ये क्यों बंदूक लेके घूम रहा भाई। नहीं जी वो सब तो ठीक है, मगर ये जो सारा झगड़ा है ना ये आप बिहारियों ने कर रखा। अच्छा, बिहारियों से क्या लेना देना तुम्हारा, बिहार तुमसे बहुत दूर है, तुम्हारा कोई झगड़ा नहीं है, तो बिहार को क्यों ब्लेम कर रहा है तू। कहला नहीं जी है वो तो आप ही लोग गड़बड़ करने वाले। क्या गड़बड़ कर दी, बोला जी एक बात सुनो, मतलब सोचो वो कितना समझदार था बच्चा, भले ही उसने बंदूक ले रखी है। बोला जी देखो हम लोग तो गुरु नानक देव को मानते हैं, उन गुरु जी ने तो हमें कुछ सिखाया नहीं। सिखाया किसने ये लड़ना, गुरु गोविंद सिंह वो बिहारी थे। अच्छा वो ऐसा बोल, और इस कारण हम तो मानते हैं सारी जड़ तो आप ही लोगों, शुरुआत आपने कराई है तो अब आप भुगतोगे। अच्छा मतलब मैं आज भी उसको याद करता हूँ तो इतनी जोर से हंसी आती है, मतलब उसने कहाँ से जोड़ लिया। बोले हमारे बड़े गुरु साहब ने तो ये नहीं सिखाया हमें, वो लड़ना तो इन्होंने सिखाया, अब तो हम उन्हीं के फॉलोअर्स हैं सब। तो मतलब उस समय की ये बातें बहुत मजेदार लगती है कभी कभी, यदि आप सोचो। आज उस समय ठीक है वो माहौल ऐसा था, डर था, मिलते थे लोग, कभी कभी ये भी लगता था हम जो घर वाले हमारे ज्यादा डरे रहते थे। सही है यार क्यों जाते हो, कोई गोली चला देगा वहां, कोई पूछने वाला तो है ही नहीं। सही है। तो हमने कहा नहीं ऐसा नहीं है, हमें कभी नहीं लगा कि कोई हमें मार देगा, हम आराम से जाते रहे। जिस समय ये अपना अकाल तख्त बनाया गया गवर्नमेंट से, मैं उस समय भी वहाँ गया था। मैं उस समय भी वहाँ गया था और उसकी कार सेवा अपने वो संता सिंह, हाँ सर, बाबा संता सिंह कर रहे थे जी। तो उनसे मुलाकात होती थी। उस समय तो बैन था, अंदर जा नहीं सकते थे आप, बहुत बन गया। जिस दिन हैंडओवर कर रहे थे एसजीपीसी को, उस दिन भी मैं वहाँ था। ओके, हाँ, तो भी गवर्नमेंट ने अलाउ नहीं किया था, तो हम लोगों ने बाबा संता सिंह को अप्रोच किया। अच्छा उस समय लिमिटेड जर्नलिस्ट थे, तो हमने कहा साहब बाबा साहब ये तो कोई बात ही नहीं है, आपकी फोटो नहीं खींचेगी तो की फायदा होएगा। वो कोई गल नहीं, बोलो की करना है, मैं थोड़े साथ चलिए ऐसी, हाँ आ जा, मेरी जीप में बैठ जा, कोई नहीं रोके। तो हम उनकी जीप में बैठ के पहुंच गए। बाद में उन्होंने अलाउ किया सबको, बट हम उनकी जीप में उनके साथ पहुंच गए और वहाँ जो अंदर सारा देखा किया, तो वही वो सब समय अच्छी मेमोरीज भी हैं सबके साथ और बुरी भी है, हमने देखा ही। हिस्टोरिकल मोमेंट्स की तुसी कवर कीती? मैंने देखिए मैं तो 70s से हूँ, मैंने 72 में इस प्रोफेशन में आ गया था और उस समय से कवरेज ही कर रहे हैं और सारी जहाँ तक मेजर चीज़ें हुई हैं उसके बाद जितनी भी तकरीबन सारी हम लोगों ने कवर की। और उसको क्योंकि उस समय एक और आप समझ लीजिए, आज की मीडिया को आप देख के उस समय की मीडिया को नहीं समझ सकते। उस समय लिमिटेड अखबार थे और लिमिटेड कवरेज थी उनकी, सही अपनी थी, और हम जो फोटो के लिए करते थे क्योंकि उस समय टीवी नहीं था। आज उसकी वैल्यू नहीं है, तब उसकी वैल्यू थी क्योंकि हर आदमी करता था। जब संत लोंगोवाल को मारा तो मैं वहां भी गया था, मैं लोंगोवाल गया था, उनके क्रिमेशन में भी गया था, तो मैंने वो भी कवर किया। तो मतलब बहुत सारे पार्ट मेरे लाइफ में ऐसे हैं कि रोपड़ का, यदि आपको याद हो, रोपड़ का ये कैनाल काट दिया था जी लोगों ने, यदि उसी समय ड्यूरिंग मिल्टन सी, पूरा कैनाल एसवाईएल कैनाल काट दिया गया था। तो मैं था चंडीगढ़, वहीं गया हुआ था कवरेज के लिए, मतलब अमृतसर और चंडीगढ़ मतलब पंजाबी रहते थे। सही। और हमारा क्या होता था कि सुबह गए कवरेज की, शाम में वापस गाड़ी लेके दिल्ली भागे, ऑफिस का ही गाड़ी और ड्राइवर रहता था। आए यहाँ पे अपनी फिल्में दी, फोटो दी, बात की, और फिर रात में कपड़े वपड़े बदले वापस पहुँच गए, सुबह खड़े हो गए अपनी जगह पे। तो हम लोग वहाँ कवरेज के लिए दिमाग में आया कि करें। उस समय तो कर्फ्यू लग गया था, पूरे बुरी हालत थी, तो हमें लगा कि भाई इसको कवर करना चाहिए जी। चले हम लोग, वो इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक बंद था, तो हमें कहा गया कि साहब आप जा नहीं सकते। तभी खबर रेडियो पे आई कि वो 1 घंटे के लिए उन्होंने वो कर्फ्यू खोला है। सही। हम लोग गाड़ी लेके, मैं थे और मेरे साथ एक साउथ इंडियन मेरा रिपोर्टर था जो हर समय मेरे साथ बहुत रहता था, तो हम लोग भागे। तो मैंने उससे कहा देखो भाई 2 काम है, अब हम जर्नलिस्ट नहीं हैं,
क्योंकि हम कहेंगे पुलिस को और मिलिट्री को कि हम जर्नलिस्ट है तो जाने नहीं देंगे। अलाउ नहीं। तो अब झूठ बोलना पड़ेगा, हमने कैमरे वैमरे तो रख दिया छुपा के, और हम पहुंचे तो लकली वहाँ बिहार रेजिमेंट थी पहले में। तो मैं उतरा, मैंने बात उनसे कहा, बोले जी वो तो जा नहीं सकते। मैं कहा यार ऐसा है, मेरी मदर फादर है, मदर बहुत बीमार है, सीरियस, और हमें मेरी लेने जा रहा हूँ, अब आप नहीं जाने दोगे तो मैं क्या करूँगा। तो मतलब थोड़ी देर बात की, प्यार से उनको कोशिश की। बोले जी देखो हम तो छोड़ देंगे, आगे रोक लेंगे। चल भाई तू तो छोड़ दे यार, आगे बल की बात कर। उसने आगे भेजा, लकली आगे हमें मद्रास रेजिमेंट मिल गई। ओके, उनकी साउथ वाला उनका नाका था। मैं कहा जा भाई अब तेरा काम, तेरी माँ बीमार हुई, मेरी तो मतलब हम करते करते हम रोपड़ के कैनाल क्रॉस करके हम रोपड़ पहुंच गए जी। रोपड़ के पास जब पहुंचे तो वहां जो आर्मी के बटालियन थे उन्होंने हमें पकड़ लिया। तब हमने खुल के कहा, मैंने कहा हम जर्नलिस्ट हैं। हमने कहा अब तो रोपड़ आ गए ना, अब देखते हैं, अब तो इन्हीं से बात करनी है। बोले जी जर्नलिस्ट वाला नहीं है। आ गए हम, बोलो। ले गए हमें पकड़ के आर्मी वाले, उनके कमांडेंट थे सीनियर, उनके यहाँ हमें प्रोड्यूस करा दिया गया जी। तो वो देख रहे, वो कैसे आए, हाउ यू केम, मतलब। तो मैंने कहा जी हम गाड़ी से। नो यंग मैन आई एम आस्किंग यू हाउ यू केम। सर आई केम विद द कार। मतलब हंस पड़ा, 3-4 बार उसने मुझसे पूछा। तो जब मेरा जवाब यही था, मैंने कहा जी हम गाड़ी से आए, और क्या टपके थोड़ी है ऊपर से, कोई छुप के नहीं आया, हम तो रोड से आए। नो यंग मैन, मेरा जवान मिला होता गोली मार देता, यू नो द ऑर्डर। मैं सर ऐसा है, गोली मार देता तो मर जाते, अब तो आपके सामने है, अब आप तय कर लो हमें गोली मारना है कि रखना है। हंस पड़ा वो, बोला अच्छा बैठो बताओ। फिर हमने अपना सारा बताया, हमने कहा हमें वो कवरेज करनी है। बोले वी हैव नॉट अलाउड एनीवन। मैं कहा ये बताइए सर कितने लोग आपके पास पहुंचे। बोला कोई नहीं। तो मैं कहा अलाउ कैसे करोगे, मैं तो पहला आदमी हूँ, नाउ यू टेक ए कॉल, मेरी रिक्वेस्ट है क्या है। आया हूँ, अच्छा ओके आप रुको आज यही। तो वो उनका कैनाल गेस्ट हाउस है ना गवर्नमेंट का, तो वहाँ चले गए, वहाँ रुके रात में। वहाँ कोई आता नहीं था, वहाँ लेडी मैनेजर थी, बेचारी बड़ी खुश हुई कि अच्छा हमें खबर तो मिले कुछ। तो बोली जी खाने को ज़्यादा कुछ नहीं है, आटा पड़ा है हमारे किचन में, आदमी है और चिकन पड़ा है फ्रीजर में, जी हमारा काम चला लेंगे। रात भर रहे वहीं, बड़ी चेकिंग होती थी उस समय, रात में 2-3 बार आर्मी की चेकिंग। आए, उठाया, वो पूछते थे अगले दिन सुबह फिर हमको एक आदमी आया, उसने कहा बुलाया जनरल साहब ने, गया वहाँ, उन्होंने कहा यस नाउ यू टेल मी व्हाट यू वांट। सर हमें वो ब्रीज देखना है, वही कवर करना है। बोले चलो ओके जाओ। उनकी टीम गई हमें लेके, हमारी गाड़ी को स्कॉट करके कवर किया हमने। कवर करके हम तो सोचे कि अब भागे दिल्ली की तरफ। उन्होंने कहा नहीं सर, जनरल साहब ने वापस बुलाया, आप आगे नहीं जा सकते अभी। वापस आए, उसने कहा हो गई कवरेज। मैं कहा जी हो गई। ओके, तो मैंने कहा सर अब जाना अलाउ नहीं है। मैं कहा सर अलाउ नहीं है, हमारा काम का फायदा क्या है। तो बोले परमिट। तो मैं कहा सर आप इशू कर दो। फिर उन्होंने परमिट इशू किया। तो नाइस ऑफ दैट, वो अपनी बात है। और मैं फिर दिल्ली भाग के आया, फोटो दी। ये सब कवरेज की उस समय के अच्छी यादें भी हैं। सर कुछ ऐसा कभी हुआ कि आप कवरेज करने गए, आजकल तो डिजिटल है, हम साथों साथ व्यू देख लेते हैं, कभी लाइट की प्रॉब्लम रह गई, कभी कहीं रूल ही नहीं डेवलप हुआ, जहाँ जो भी आपने शूट किया बड़ा कोई ऐसा हो मतलब कवरेज हो जो आपसे मिस हो गई हो? नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, परफेक्ट कवरेज मिस तो कभी नहीं हुई। एक दिन एक गलती हुई हमसे, गलती मतलब हम लोग की नहीं थी, वो भी पहले की बात है कि जब वो गोल्डन टेम्पल मैंने बता रहा बाबा संताप सिंह के साथ कैसे उनके हम अंदर चले गए, कवरेज कर ली, वो हैंडओवर हो, ये सब की इम्पोर्टेंट कवरेज थी उस तारीख के लिए। वो लौट के आए होटल में,
फ्लाइट से हम लोग भेजा करते थे। सही। तो फ्लाइट थी 3 साढ़े 3 बजे की। तो हमारे एक साथी, वो दूसरे अखबार का था, उसने कहा मेरी फ्लाइट में टिकट है, मैं जा रहा हूं। तो नॉर्मली हम जाते थे पैकेट जाके किसी पैसेंजर को पकड़ाते थे, सही। भाई दिल्ली एयरपोर्ट पे हमारा आदमी ले लेगा, वो तरीका था। वहाँ मुसंजर होता है। तो वो कह लगा मैं जा रहा हूँ, मैं ले भाई तू ले ले, हमें क्या दिक्कत है। हमने उसे दे दिया उस साथी को, हम अपना फ्री हो गए, काम खत्म था उस दिन। हम लोग अपना इधर उधर मस्ती, बंद तो था ही अमृतसर में, कर्फ्यू तो लगा था, फिर भी अपना इधर उधर टहल रहे। मैं लौट के आया 7 बजे, तो देखा वो लड़का खड़ा है हमारा साथी। वो उसको देखते अब तो शॉक्ड हो गए। अच्छा, सबकी फिल्म ज्यादातर की वही लेके जा रहा था। मैंने कहा तेरे को क्या हुआ? बोले यार वो लास्ट मिनट मेरी फ्लाइट कंफर्म नहीं थी, मुझे उन्होंने कहा था और लास्ट मिनट में नहीं जगह मिली, तो मुझे चढ़ने। अभी तो मैंने कहा फिल्म दे दी, बोले नहीं फिल्म रह गई। मर गया अब तो। कंपटीशन का ही फील रहता है। बट फाइनली इन्फॉर्म्ड ऑफिस, आज ये प्रॉब्लम आएगी, वी विल अरेंज समथिंग, हम कहीं से आपको दिला दे रहे हैं फोटो, नाम मत छापो मेरा, फोटो तो यूज कर लो, क्योंकि जिनकी फोटो पहुंच गई थी वो एक, क्योंकि जैसे अब आज हम लोग यूनियन के हैं, वो एक कोऑर्डिनेटिंग उस समय था, जबकि उस समय कम था ये काम, फिर भी हमने करके कर लिया वो काम। तो वो भी एक माहौल मिला हमें। तो बाकी कोई ऐसी नहीं, वैसे पंजाब से जुड़ी तो चीज़ें बहुत रहती जी। चलो ये बातें तो करते रहेंगे। मैं एक और सवाल मेरे को दिमाग में आ रहा है कि आप ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफ से शुरू हुए, आज डिजिटल का ज़माना है, तो कितना बदलाव देख रहे हैं मीडिया में? और देखिए अब AI आ गया जब, हाँ, तो नहीं मैं आपसे देखिए 2 बात बताऊं। हम तो उस इरा के हैं कि हमने ब्लैक एंड वाइट से शुरू करके कलर को ट्रांसफ़र किया। जो अखबारों में कलर आई वो मेरे समय की बात है, और कलर फोटोग्राफी को भी प्रमोशन करने में मेरा हाथ रहा। और मैं क्योंकि कवर करता था, तो मैंने कवर भी किया काफ़ी कलर में, पर्सनल करता था पहले। मैं स्लाइडें खींचता था, उसमें फिल्म स्लाइड्स बनती थी और वो मैगजीन्स में यूज़ हो जाती थी, तो मैं करता था वो काम। तो उसके बाद डिजिटल, जब डिजिटल शुरू हुआ तो मुझे भी ये लगा, क्योंकि थोड़ा सा मेरी एक आदत है चीज़ों को समझ लेने की जी। यदि हमारी टेक्नोलॉजी कहाँ जा रही है, मतलब ठीक है उसकी लड़ाई हम नहीं लड़ेंगे, मगर समझे तो सही। तो जब डिजिटल शुरू हुआ तो मैंने क्योंकि पढ़ा इसको काफ़ी जगह, तो मुझे लगा यार ये तो नई टेक्नोलॉजी आएगी, कैसे आएगी अब ये समझ नहीं आ रहा था। तब तक इंडिया में पहला कैमरा, डिजिटल कैमरा जी, निकॉन कंपनी है कैमरे की, बिल्कुल, वो और कोडक, इन्होंने मिल के जॉइंट वेंचर में एक कैमरा बना के मार्केट में उतारा। जो बहुत ही मतलब हल्के पिक्सल का था उसकी, और उस समय उसकी कीमत 5 लाख रुपए उस कैमरे की, मतलब वेरी कॉस्टली। मैंने अपने ऑफिस को, हिंदुस्तान टाइम्स को कन्विंस किया कि नहीं ये टेक्नोलॉजी है जिसमें हमें जाना है, तो वी शुड बाय दिस कैमरा। लकली हिंदुस्तान टाइम्स मेरी एडवाइस मानता था इस मामले में, तो उन्होंने कहा ठीक है यू परचेज इट। हम लोग लेके आए, लिया मतलब मंगाया। ये रहा कि वो फिर हम यूज़ ज़्यादा नहीं कर पाए क्योंकि उसकी क्वालिटी वॉज वेरी पुअर जी। मतलब क्वालिटी। पोलोराइड चल जाता था? पोलोराइड भी चलाया कभी? नहीं, पोलोराइड अखबारों के लिए यूज़ नहीं हो पाता था। पोलोराइड का कोई बहुत उस समय चलन क्वालिटी नहीं था, क्योंकि उसकी लिमिटेशंस थी, और क्वालिटी ऑफ पोलोराइड वाज नॉट वेरी गुड एट दैट टाइम। वो घर के दिखाने के लिए ठीक है, बट वैसे या फोटो के हिसाब से, अखबार के हिसाब से चाहे तो वो बात नहीं होती थी। उसके बाद तो फिर हम डिजिटल में कन्वर्ट कर गए। जैसे ही डिजिटल आया अच्छी क्वालिटी में, तो हमने हिंदुस्तान टाइम्स में पूरा डिजिटल कन्वर्ट किया। मैं उसका पार्ट था, मेरे ही, क्योंकि मैं वहाँ फोटो एडिटर रहा हूँ, तो मैंने सारे लोगों को ट्रेनिंग दिलाई, बाकायदा बाहर से हमने ट्रेनर बुला के, और उस ट्रेनिंग से हम उस लाइन में कन्वर्ट कर गए। और आज देखिए, आज तो उसके बाद बहुत सारी चीज़ें बदल गई ना। जो मैं कह रहा हूँ, हम फिल्म भेजते थे, उसके बाद फैक्स मशीन आ गई, हमने फैक्स यूज़ किया, उसमें लाइन नहीं मिलती थी, फ़ोन की लाइनें कट जाती थी। सही है, बहुत बार ये दिक्कत होती है, कई बार फैक्स पे न्यूज़ जाती है, आधा गया, मिसिंग रह जाती है। हाँ, वो बहुत चीज़ें, वो फेस देखा।
फिर उसके बाद से जब ये डिजिटल आ गया तो डायरेक्ट जाने लगा। फिर हम इस तरह भेजते रहे। पहले फैक्स हमारा जाता था टेलीग्राफ ऑफिस को, ओके, वहां से कलेक्ट होता था, फिर हमारे ऑफिस में लग गया। तो वो सब उसके डेवलपमेंट बाद तो एफटीपी आ गया, बड़ा कुछ हो अब गया। फिर आ गया। और अब धीरे धीरे तो अब तो ये है कि आप कहीं बैठे कहीं शूट करो और वहीं से वर्ल्ड में कहीं भेज दो, सही। विच इज़ गुड। देखिए ये तो अच्छी चीज़ है। टेक्नोलॉजी ऑलवेज हमें फ़ायदा करती है, नुकसान है इसके, बट फ़ायदे बहुत हैं। जी, थैंक यू सर। Thank you. बहुत सारी यादें आपने हमारे साथ शेयर की, और इसका हमारी कम्युनिटी को, खास करके सिख कम्युनिटी को एक और बेनिफिट भी मिलेगा कि उस वक्त क्या क्या चला और जो मीडिया ने देखा। अब जैसे मीडिया कर्मी हैं जिन्होंने काम किया, अपनी आंखों से देखा, तो आज वो आंखें देखी यहाँ कहीं। बहुत शुक्रिया धन्यवाद। बहुत बहुत आपका, और ऐसी बात होती रहनी चाहिए, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये इतिहास है। बिल्कुल। और फोटोग्राफी की सबसे बड़ी फ़ायदा क्या है कि दे आर द रियल डॉक्यूमेंटेशन ऑफ हिस्ट्री। तो ये जो है ना, ये फ़ायदा होगा इसका। फोटो इज द विदाउट स्टोरी है ना। हाँ, सही बात है। चलिए, ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਕੁਝ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, SM ਸਿਨਹਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਸੀਨੀਅਰ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੇ, ਫੋਟੋ ਜਰਨਲਿਸਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਫਿਲਮ ਤੁਹਾਨੂੰ 1984 ਵਾਲੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ठीक, शुक्रिया Thank you, सर, sir. थैंक यू।